चलो, क्वेश्चन नंबर 11. Summarize balance sheet of PN and SR on 31st March 18 were given below. Land and building, plant and machinery, investment in SR. Investment in SR कट होगा, गुडविल कैपिटल लीज आएगा. इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बाकी सबके लिए H प्लस एस. लाइबिलिटी उस पे इक्विटी शेयर, इस पे सिर्फ H का है. अदर रिजर्व, रिटेन अर्निंग, ये H प्लस पार्ट एस, वो 4A 4B 4C वैल्यूएशन से अपन लेंगे. ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ये H प्लस एस. PN Limited acquired 70% equity share of 100 each of SR on 1st October 17. ठीक है, यानी कि NCI 30%. Retained earning of SR showed credit balance of 93,600 on 1st April 17, out of which dividend of 12% was paid on 15th December 17. ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है और उसमें से ही लास्ट ईयर का डिविडेंड पे किया. अब बताओ, जो डिविडेंड है वो प्री है या पोस्ट है? डेट ऑफ एक्वेशन क्या है? 1st October 17, यानी कि 17-18 डेट ऑफ एक्वेशन, ईयर ऑफ एक्वेशन. डिविडेंड पे किया 15 दिसंबर 17 को, तो कौन सा ईयर का रहेगा? लास्ट ईयर का रहेगा. ठीक है, 15-16 का रहेगा, सॉरी 16-17 का रहेगा. और हमने शेयर एक्वायर किया 17-18, तो डिविडेंड प्री इक्वेशन है, कहाँ पे जाना चाहिए? इन्वेस्टमेंट. अब आगे रीड करो. पीएन लिमिटेड क्रिएटेड द डिविडेंड रेशियो टू इट्स रिटेन्ड अर्निंग. रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा. लेस फ्रॉम पीएनएल, कंसिडर्ड पीएनएल से माइनस करोगे, और लेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट 4A गुडविल या कैपिटल रिजर्व के टाइम पे माइनस करना है. याद आया? फेयर वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एसआर ऑन 1st October 17 was 6,24,000. तो दोनों को बैक वर्किंग करके प्लांट एंड मशीनरी का WDV निकालना पड़ेगा 1st October 17 का. उसको 624 से कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा. द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर है. ठीक है, तो ये पहला वर्किंग नोट ही अपन यहां से स्टार्ट करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी से. Following are increase on comparison of fair value as per respective Ind-AS with book value on 1st October 17 of SR Limited, which are to be considered while consolidating the balance sheet. Land and building, inventories, trade payable, तीनों इंक्रीज हो रहा है. तो किस पे गेन होगा? लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेंटरीज में गेन होगा, और ट्रेड पेबल में लॉस होगा. गेन या लॉस प्री में लिखना है कि पोस्ट में लिखना है? प्री. प्री. ठीक है, प्री इक्वेशन में जाएगा एनालिसिस ऑफ नेटवर्क. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दिया नहीं है जैसे प्रीवियस सब में हुआ वैसे, तो उसका जो डेप्रिसिएशन वाला इफेक्ट है वो नहीं आएगा. सिर्फ जो गेन प्री में रिकॉर्ड करे वही आएगा. प्लांट एंड मशीनरी का गेन भी आएगा, गेन या लॉस, और डेप्रिसिएशन वाला इंपैक्ट भी आएगा. ठीक है. इन्वेंट्री स्टिल अनसोल्ड ऑन द बैलेंस शीट डेट एंड ट्रेड पेबल्स आर नॉट येट सेटल्ड. ठीक है, अभी इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता रहता हूँ कि ये बार बार क्यों दे रहे हैं. होता है ऐसा कि अगर सपोज यहाँ पे इन्वेंट्री को तो उन्होंने बढ़ाया, पॉइंट नंबर 5 में दिया है 46,800 से इन्वेंट्री को बढ़ाओ. ठीक है, तो 1st October को इन्वेंट्री बढ़ा. ठीक है, अब अगर सपोज ऐसे इमेजिन करो कि 1st October से नया फाइनल अकाउंट स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये 1st October का क्लोजिंग, उसके पहले का क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक को हमने बढ़ाया. 1st October को बढ़ रहा है ना ये. ठीक है, तो 1st October को जो भी इन्वेंट्री रहेगा वो बढ़ गया. 1st October के बाद नया फाइनल अकाउंट स्टार्ट हुआ तो ये बन गया ओपनिंग स्टॉक. तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ा तो पोस्ट पीरियड का 6 महीने का जो प्रॉफिट है वो कम आएगा. स्टॉक बढ़ाओगे तो स्टॉक पीएल में जाता है ना. ठीक है, तो उन्होंने सपोज 1st October का क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया 46,800 से, और 6 महीने के अकाउंट्स को क्लोज कर दिए. ठीक है, बाद में 1st October से लेकर 31st March का 6 महीने का नया फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया. तो यही स्टॉक क्लोजिंग था पहले के 6 महीने के लिए, तो नेक्स्ट 6 महीने के लिए ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज होगा.
जैसे ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज होगा जीपी कम होगा, जीपी कम तो एनपी कम। यानी कि अगर ये इन्वेंट्री सेल हो गया, ठीक है, तो इसका कॉस्ट ज्यादा है, सेलिंग प्राइस तो उतना ही रहेगा, तो प्रॉफिट कम आएगा। वो प्रॉफिट अपने को कम करना पड़ेगा पोस्ट पीरियड में। लेकिन अगर ये इन्वेंट्री अनसोल्ड है, यानी कि ये ओपनिंग में भी ऐड हुआ 46,800, और यही इन्वेंट्री अगर अनसोल्ड है तो क्लोजिंग में भी 46,800 ऐड होगा। 31 मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसमें अगर ये इंक्लूड है अभी भी अनसोल्ड है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी 46,800 से ज्यादा आएगा। ओपनिंग भी ज्यादा है, क्लोजिंग भी ज्यादा है, तो प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट ही नहीं है। समझ में आया? इसके लिए वो लोग बार बार लाइन लिख रहे हैं कि जो इन्वेंट्री है वो अनसोल्ड है। करंट असेट जब भी अपन बढ़ाते हैं ना, यहाँ पे जैसे प्रीमियम अपन लिखते हैं उसका गेन या लॉस, ठीक है, तो वो बढ़ता है, लेकिन वो आगे के पीरियड में जब भी सेटल होता है, ठीक है, जैसे स्टॉक बेचा तो उसका इम्पैक्ट पीएनएल पे आएगा। डेटर्स कलेक्ट हुआ, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर डेटर का हमने अमाउंट बढ़ाया लेकिन कलेक्ट उतना नहीं हुआ, तो जो कम कलेक्ट हुआ वो पीएनएल में जाएगा डिस्काउंट करके। क्रेडिटर्स अगर बढ़ा रहे और अगर उतना पे नहीं हुआ, ठीक है, तो सेव होगा, डिस्काउंट मिला ऐसा बताएंगे, तो वो पीएनएल को बढ़ाएगा। तो ये सबका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पीएनएल पे आएगा पोस्ट पीरियड में। अगर ये फाइनली बोलते हैं ना कि अपने बुक से अगर ये रिमूव हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो अभी भी आउटस्टैंडिंग ही है करंट असेट और करंट लायबिलिटी, तो उसका इम्पैक्ट अभी तक आया नहीं है। जब भी वो सेटल होगा नेक्स्ट ईयर में, तभी नेक्स्ट ईयर का पीएनएल वगैरह अपने को चेंज करना पड़ेगा। जब भी सेटल होगा तभी का चेंज करना। आया समझ में? ठीक है। तो इसके लिए वो लोग लाइन बार बार लिख रहे हैं कि इन्वेंट्री अनसोल्ड है, यानी कि अभी तक इसका इम्पैक्ट पीएनएल पे नहीं गया है। ये ओपनिंग में भी इंक्लूड होगा, क्लोजिंग में भी इंक्लूड होगा। दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग 46,800 से बढ़ा हुआ है, तो जीपी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर ये सोल्ड हो गया तो ओपनिंग में इंक्लूड होगा, ये इन्वेंट्री क्लोजिंग में नहीं रहेगा। तो ओपनिंग बढ़ा लेकिन क्लोजिंग नहीं बढ़ा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जीपी गिरेगा। जीपी गिरेगा तो एनपी गिरेगा। सोल्ड हुआ तो कैसे, समझ में आ रहा है क्या? वो तो रेगुलर सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे ना। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखा, ठीक है, सपोज ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है और हमने उसको 146,800 पे लिखा, यानी कि 46,800 से स्टॉक को बढ़ाया, ठीक है। और अगर सपोज ये स्टॉक अभी भी अनसोल्ड है, तो क्लोजिंग स्टॉक सपोज 2 लाख है, तो 2 लाख भी 46,800 से बढ़ेगा ना। तो अगर ओपनिंग भी 46,800 से बढ़ा, क्लोजिंग भी बढ़ा, तो जीपी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन अगर ये गुड्स ओपनिंग में हमने इंक्लूड किया और ये 6 महीने के टाइम में ये सेल हो गए, तो ये स्टॉक क्लोजिंग में नहीं रहेगा। तो क्लोजिंग का जो इन्वेंट्री है वो जो ओरिजिनल अमाउंट है उसी पे रहेगा ना, उस पे ये 46,700 बढ़ा के नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो सोल्ड हो गया ना, बचा ही नहीं वो इन्वेंट्री, तो उसको क्यों बढ़ाओगे इन्वेंट्री को? ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ओपनिंग बढ़ा लेकिन क्लोजिंग नहीं बढ़ा, तो जीपी कम हो जाए। समझा? इसके लिए वो लोग ये बता रहे हैं कि ये अनसोल्ड है, यानी कि दोनों जगह पे 46,800 इंक्लूड है, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। तो जीपी वो अनचेंज्ड है। ठीक है। हाँ बस। सेल किया तो रेगुलर सेल्स में इंक्लूड रहेगा ना, सेल तो बाकी का भी प्रोडक्ट अभी जो नया परचेज किया वो भी सेल होगा ना, तो सेल में तो आने ही वाला है, लेकिन क्लोजिंग में नहीं आ रहा है उसका इम्पैक्ट। इसके वजह से वो जीपी को कम कर रहा है, स्टॉक नहीं बढ़ रहा है। सेल तो रेगुलर सेलिंग प्राइस पे रहेगा। अब जैसे नया कुछ गुड्स हमने खरीदा, सपोज परचेज किया 5 लाख का, ठीक है, और हमने कुछ सेल किया, तो इसका सेलिंग प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस, ओपनिंग वाले का सेलिंग प्राइस वो सेम ही रहेगा। हमने इंटरनली इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ाया तो कस्टमर थोड़ी ज्यादा प्राइस पे करेगा। कस्टमर तो जो रेगुलर प्राइस है वही पे करेगा ना। तो सेल्स, वो सेल हुआ तो भी वही रेगुलर प्राइस पे है, और सेल नहीं हुआ तो भी वो रेगुलर प्राइस पे ही है, तो सेल्स से जीपी पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ये स्टॉक से जीपी पे इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसा गिनो कि सेलिंग प्राइस 100 रुपया है,
और इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 70 रुपीज था, हमने उसको 70 को 75 कर दिया। तो यहाँ पे तुम लोग 75 लिख रहे हो, ठीक है। सेल्स अगर हुआ तो 100 रुपये लिखोगे, तो जीपी 25 रुपया आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज ये 75 लिखा, तूने कुछ नया इन्वेंट्री खरीदा और उसको बेचा, ये नहीं बेचा, तो यही 75 यहाँ पे भी इंक्लूड होगा। अब क्योंकि क्रेडिट में और डेबिट में सेम अमाउंट इंक्लूड हुआ, तो जीपी पे इम्पैक्ट नहीं है। जब भी वो सेल होगा तभी 100 रुपये पे होगा, तभी 25 रुपया जीपी आएगा 30 के जगह पे। रेगुलर कॉस्ट प्राइस अपना 70 रहता है ना, हमने 75 किया, पता चला। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट अपने को रिवर्स करना पड़ेगा, आगे के कुछ सब में अपन वो पॉइंट कवर करेंगे, ये सब में वो पॉइंट नहीं है। ये बैकग्राउंड बता दिया कि ये बार बार लाइन क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। और सपोज इन केस अगर ये लाइन नहीं भी लिखा है, तो दोनों को एजम्पशन यही करके आने का कि ये अनसोल्ड है, उसका इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये तीन असेट्स का रिवैल्यूड अमाउंट दिया है। इन्वेंट्री अनसोल्ड है, ट्रेड पेबल नॉट येट सेटल्ड है, अदर रिजर्व ऑन 31 मार्च 18 आर सेम एज ऑन 1 अप्रैल 17। तो जैसे प्रीवियस सबमिट किया वैसे ही, कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेल में तो पूरा का पूरा प्री में ही आएगा, पोस्ट में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ बोथ द कंपनीज आर नॉट सीजनल इन नेचर, एंड देयरफॉर इट कैन बी अज्यूम्ड दैट प्रॉफिट आर अर्न्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। यानी कि मंथ वाइज जो डिवाइड कर रहे हैं वो पॉसिबल है, क्योंकि सीजनल बिजनेस नहीं है। अगर सीजनल बिजनेस रहेगा, जैसे वो सन अम्ब्रेला बारिश में भर भर के बिजनेस करेगा, बाद में पूरा साल बिजनेस बंद, ठीक है। फाल्गुनी पाठक वैसा। Prepare consider balance sheet on 31st March 18 of group entities PN and SR as per Ind AS। तो ये पूरा सम सिर्फ नंबर्स चेंज हुआ है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट जो प्रीवियस सम किया वैसा ही है। तो जानबूझ के इस सब में होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, दोनों का प्रैक्टिस हो, इसके लिए स्टार्ट टू एंड पूरा सम दोनों को खुद को ही करना है। अटक गए, प्रीवियस सम का सॉल्यूशन देखो, वो सॉल्यूशन रिफर करके जहाँ पे डाउट रहेगा मुझे पूछो, डाउट क्लियर करके आगे बढ़ो, लेकिन पूरा सम खुद करना है। एक समय प्रैक्टिस किया ना, तो बाद में दोनों का व्यू कंसोलिडेशन से अमालगमेशन पे चेंज होना स्टार्ट हो, ठीक है। चल स्टार्ट हो जाओ। ओके, तुम लोग का प्लांट एंड मशीनरी में गेन आया 179,400 का, और इंक्रीज इन डिप्रिसिएशन आया 7,800। डिविडेंड प्री इक्वेशन है, उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। उसके बाद में एनालिसिस ऑफ पीएनएल में प्री इक्वेशन आ रहा है 137,260, और पोस्ट आ रहा है 118,540। रिजर्व पूरा का पूरा 3,12,000 प्री। एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ में इक्विटी शेयर प्री में 624, रिटेन अर्निंग 137,260 और 1,70,740, वो डिप्रिसिएशन माइनस करके। अदर रिजर्व 3,12,000 प्री में, गेन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 179,400, गेन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 3,12,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 46,800, और इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 31,200 नेगेटिव। तो हम लोग का एनए बन रहा है 15,80,260, और पोस्ट का आ रहा है 1,10,740। प्री का एनसीए का पार्ट आ रहा है 30%, 4,74,078, ठीक है। और पोस्ट वाले का पार्ट पीएन सॉरी पीएन का आ रहा है 77,518, और उसका ब्रेकअप आ रहा है रिटेन अर्निंग का 77,518 पूरा, अदर इज ऑफ जीरो। एनसीआई का 30% का आ रहा है 33,222 पोस्ट में। गुडविल कैपिटल रिजर्व में गुडविल क्रिएट हो रहा है 1,50,181, अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया तो, और एनसीआई का वैल्यू आ रहा है 534,857, ठीक है। अगर एनसीआई एनए पे रिकॉर्ड किया तो एनसीआई आ रहा है 474,078, और गुडविल आ रहा है 89,402। उसके बाद में एनसीआई फाइनल अमाउंट आ रहा है 568,079, और 5,07,300। कंसोलिडेटेड रिजर्व वो आ रहा है 178,400 माइनस 52,416। ये
गेन ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं लिखने का, प्री एक्विजिशन डिविडेंड लिखने का। और पोस्ट एक्विजिशन शेयर आ रहा है 77,518, तो 2,03,502। ठीक है। और अदर रीजन में सिर्फ एक ही अमाउंट है, 9,36,000, जो इसका ओरिजिनल अमाउंट था, पीएन का। उसके बाद में असेट्स में पीपी 26,83,200, गुडविल 1,50,181 और 89,402। इन्वेंट्री में वो जो इंक्रीज है वो ऐड करना है, तो 5,34,800। ट्रेड रिसीवेबल में 3,11,300। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,100। टोटल ऑफ बैलेंस शीट 37,49,581 और 36,88,802। लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर 15,60,000 दोनों में। अदर इक्विटी 11,39,502। ठीक है। एनसीआई 5,68,079 और 5,07,300। शॉर्ट टर्म बोरोविंग में 2,69,600। और ट्रेड पेएबल में वो 31,200 ऐड करके 2,12,400। ठीक है। ओके। चलो तो ये हो गया। चलो 13। 13 का पहले एडजस्टमेंट देखो। द रिटेन अर्निंग ऑफ सब लिमिटेड यानी कि सब्सिडरी showed a credit balance of 6 lakh on 1st April 17, on 1st April 17, out of which a dividend of 10% was paid on 1st November 17. Ford Limited has created the dividend ratio to its retain earning. Rectification करना पड़ेगा। ठीक है। There was no fresh addition to other reserve in case of both the companies during the current year. फ्रेश एडिशन कुछ भी नहीं है, यानी कि जो भी ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग में है, तो पूरा का पूरा फ्री आएगा। ठीक है। तो जब प्रीवियस सब में उन्होंने बोला था कि 1st अप्रैल का और इसका बैलेंस सेम है, उसकी जगह पे उन्होंने वर्डिंग चेंज किया। सिर्फ ये बोला है कि नया रिजर्व ऐड नहीं हुआ है, यानी कि जो भी ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, पूरा का पूरा फ्री। और वैसे भी अपने को होल्डिंग का एनालिसिस करना ही नहीं है, तो होल्डिंग का क्या हुआ वो मैटर नहीं करता, वो चेंज हुआ या नहीं हुआ, वो अपने को सिंपल इग्नोर ही करना है। सब्सिडरी में क्या हुआ है वो अपने को एनालिसिस के लिए सोचना है। ठीक है। तो होल्डिंग का अगर चेंज हुआ रहेगा तो भी कुछ करना मत, वरना नया सम बना क्या होगा। ठीक है। देर वॉज नो ओपनिंग बैलेंस इन द रिटेन अर्निंग इन द बुक्स ऑफ होल्ड लिमिटेड। अगेन कंफ्यूज करने को ही दिया है। देर वॉज नो ओपनिंग बैलेंस इन होल्ड लिमिटेड, होल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन होल्डिंग का अपने को चाहिए भी नहीं। बराबर। अपने को सब्सिडरी का चाहिए। The following are the changes in fair value as per respective Ind AS from the book value on 1st October 17 in the books of Sub Limited, which is to be considered while considering the balance sheet. Fair value of plant and machinery 40 lakhs, rate of depreciation 10%. इसका बैक वर्किंग करके जैसे किया था वैसे ही। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20 lakhs, तो सिर्फ गेन दिया है, डेप्रिसिएशन दिया नहीं है, तो वो इग्नोर होगा। इन्वेंट्रीज इंक्रीज बाय 3 लाख। ठीक है, तो ये भी गेन। और ट्रेड पेपर इंक्रीज बाय 2 लाख, ये आएगा लॉस। जो गेन या लॉस आएगा वो आएगा प्री में, डिप्रिसिएशन आएगा पोस्ट में, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का, यानी कि सेम है। प्रीपे कंसिडर बैलेंस शीट
ठीक है, अब सम के फर्स्ट लाइन में आ जाओ। होल्ड लिमिटेड एक्वायर्ड 100% ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑफ सब लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2017। यानी कि इसमें एनसीआई नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम लोग को सब स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्री पोस्ट तो चाहिए। भले एनसीआई वाला पार्ट जीरो आएगा, लेकिन बाकी का तो सब पार्ट आएगा ही। अब इस पे डाउट ये आता है कि अगर 100% शेयर खरीदा तो कंसोलिडेशन क्यों है, ये अमालगमेशन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर सपोज एच ने एस का 100% शेयर खरीदा, लेकिन एच ने एस का रिजोल्यूशन पास करवा के एस का वाइंडिंग अप नहीं करवाया, ठीक है, तो अमालगमेशन नहीं होगा। एस कंटिन्यू करेगा एस के नाम से। एच उसका बनेगा 100% होल्डिंग कंपनी। कंसोलिडेशन एप्लीकेबल होगा क्योंकि सब्सिडरी कंपनी एग्जिस्ट करता है। तो एच को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उसको सब्सिडरी का रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा टू वाइंड अप द बिजनेस एंड ट्रांसफर द एसेट एंड लायबिलिटी टू एच लिमिटेड। तभी जाके अमालगमेशन होगा, तब तक अमालगमेशन नहीं होगा। आया समझ में? तो एनसीएलटी वगैरह वो सब जाएगा रिक्वेस्ट, तब भी जाके ये अमालगमेशन कंप्लीट होगा। सिर्फ शेयर खरीदने से अमालगमेशन ऑटोमेटिक नहीं होता है। समझा? तो इसमें तुम लोग का एनालिसिस ऑफ पीएनएल सेम वे, एनालिसिस ऑफ जनरल रिजर्व सेम वे, एनालिसिस ऑफ नेटवर्क सेम वे। सिर्फ जब भी तुम लोग उसको डिवीजन करोगे ना टोटल का, तो 100% एच को जाएगा, एनसीआई जीरो। पोस्ट में भी 100% एच, एच का सब डिवीजन पीएनएल जनरल रिजर्व है, और एनसीआई जीरो। बाद में तुम लोग आओगे वैल्यूएशन, तो फर्स्ट आएगा गुडविल है कैपिटल रिजर्व, एनए लोगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आएगा, और उसे प्री इक्वेशन माइनस करके जो लेना है वो। एनसीआई कितना आएगा? जीरो। अगर एनसीआई है ही नहीं, तो अपन जो अभी तक दो मेथड से आंसर निकाल रहे थे, वो दो मेथड ही निकल गया ना। अभी एक ही मेथड है। समझा? एनसीआई रहता तो फेयर वैल्यू या एनए, दो मेथड एप्लीकेबल होता है। एनसीआई है ही नहीं, तो एनए कंपेयर्ड विथ इन्वेस्टमेंट, एनसीआई तो जीरो है, तो दोनों को मिलेगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। दूसरा जो वर्किंग था एनसीआई का, वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा अभी। ठीक है, तो वो लिखने का ही नहीं। डायरेक्टली तीसरे वर्किंग पे आ जाओगे, कंसोलिडेटेड पीएनएल या जनरल रिजर्व, वो सेम लाइन पे जैसे लिख रहे थे वैसे ही। अब बाद में आएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अदर इक्विटी के नीचे एनसीआई लिख रहे थे, अभी एनसीआई रहेगा ही नहीं। बाकी का बैलेंस शीट सेम लाइन पे बनाना है। आया समझ में? तो ये 100% वाले में क्या करना है वो पार्ट, ये होमवर्क ले लो। क्वेश्चन नंबर 14, सेम सम, पूरा सम सेम, 100% शेयर एक्वायर किया। ठीक है, कंपनी का नाम चेंज हुआ है सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम। होमवर्क 15 वाला हमने कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। देखो, पी एक्वा 60% शेयर इन क्यू ऑन 1 October 17। Q makes profit of 10,000 in the year 1718 and declare dividend of 6,000. NCI is valued at 12,000 at acquisition. NCI का वैल्यू उन्होंने खुद ही दे दिया। हम लोग एनसीआई का वैल्यू निकालते हैं दो मेथड से, फेयर वैल्यू या तो एनए। तो इसे तीसरा ही कुछ मेथड इन्वेंट किया और एनसीआई का वैल्यू दे दिया। अगर दे दिया तो उनको वो वैल्यू लेके ही सबको आगे बढ़ाना है। यानी कि अपन अपना माइंड इस पे अप्लाई नहीं करेगा कि ये जो 12,000 दिया वो क्या कहाँ से आया। वो जो भी वो लोग ने किया रहेगा, अपने को वो वैल्यू लेके सबको आगे बढ़ाना है। गुडविल या कैपिटल इज ऑटोमेटिकली चेंज होगा। समझा? बैलेंस शीट में दिया है पीपी इन्वेस्टमेंट इन क्यू, ये निकल जाएगा। ठीक है, करंट असेट, इक्विटी शेयर, अदर इक्विटी। अदर इक्विटी करके एक ही सिंगल दिया है, तो इसको पूरा का पूरा पीएनएल करके ट्रीट करो। ठीक है। करंट लायबिलिटी इस पे है ट्रेड पेएबल और डिविडेंड पेएबल। ठीक है, डिविडेंड पेएबल क्यू के बैलेंस शीट में दिया। शो कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ पी। ये सेपरेट बैलेंस शीट तो टाइम पास है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अपने को मेन प्रिपेयर करना है। अब ये सम लेने का रीजन एक ही कि वो जो डिविडेंड दिया है ना, उसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, वही से समझने के लिए ये सम अपन सॉल्व करें। बाकी ये सब में कुछ नया कुछ है नहीं है सच। अभी स्टार्ट करते हैं अदर इक्विटी से। अदर इक्विटी में 4,000 का बैलेंस है। ठीक है, ऊपर देखो लिखा हुआ है कि क्यू मेक्स प्रॉफिट ऑफ 10,000 इन द ईयर 1718। 1718 यानी कि करंट ईयर। करंट ईयर में 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया और 6,000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया। और वही 6,000 रुपया डिविडेंड पेबल करके लाइबिलिटी में दिख रहा है। ठीक है। अभी इंड से बोलता है कि अगर डिविडेंड प्रपोज रहेगा तो दोनों बुक्स पे लिख नहीं सकते। यानी कि जब तक वो एजीएम में शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं आता है, तब तक तो लोग उसको बैलेंस शीट में लिख नहीं सकते। तो उन्होंने वर्ड यहाँ पे यूज किया डिविडेंड प्रपोज नहीं, डिविडेंड डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड बोला तो अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। और इसीलिए वो 6,000 रुपया लाइबिलिटी में शो हो रहा है। अगर ये प्रपोज रहता तो लाइबिलिटी में आता ही नहीं। आया समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग ने डिविडेंड से रिलेटेड दो एंट्रीज अपन पास करते हैं। पहला आता है पीएनएल 2 प्रपोज डिविडेंड, और दूसरा आता है प्रपोज डिविडेंड टू बैंक। वो लोग ने ये वाला एंट्री पास कर लिया है और इसीलिए प्रपोज डिविडेंड वो लोग के लाइबिलिटी में शो हो रहा है। ये वाला एंट्री बाकी है। डिविडेंड मतलब पे नहीं हुआ है। जब भी वो पे होगा ना, लाइबिलिटी से प्रपोज डिविडेंड निकल जाएगा। समझा? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पीएनएल से प्रपोज डिविडेंड ऑलरेडी माइनस हो चुका है। आया समझ में? तो जो पीएनएल का बैलेंस दिख रहा है 4,000, वो 6,000 का डिविडेंड माइनस करने के बाद का है। तो अगर ये डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया रहता तो पीएनएल का बैलेंस कितना आता? 10। ठीक है। अब जब भी तुम लोग को डिविडेंड पेएबल लायबिलिटी में दिखा, इसके लायबिलिटी में दिखा, तो तुम लोग को उसको सबसे पहले पीएनएल में ऐड करना है। टोटल जो पीएनएल आएगा उसका एनालिसिस करना है। और लास्ट में हम लोग डिविडेंड पेएबल का ट्रीटमेंट वापस बैलेंस शीट में देंगे, लेकिन वो लास्ट में। एनालिसिस कौन से पीएनएल का देना है? तो डिविडेंड के पहले वाले पीएनएल का देना है। आया समझ में? ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप 1, एनालिसिस ऑफ अदर इक्विटी करके मैं नाम देता हूं। अदर इक्विटी यानी कि पीएनएल।
बैलेंस ऑन 31st March 2018, 4,000 प्लस डिविडेंड पेएबल 6,000, टोटल 10,000। ठीक है। अब ये 10,000 का एनालिसिस करो। सबसे पहले बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2017 एंड फॉर द ईयर। नॉर्मली हर सब में ये दिया हुआ रहता है और ये बैलेंस भी कराता है फॉर द ईयर। यहाँ पे ऑपोजिट है, उन्होंने 1 अप्रैल का बैलेंस दिया नहीं है, उन्होंने प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर दिया है। फर्स्ट टाइम में कितना दिया अर्न किया है? 10। ये गिवन है। इसका मतलब बैलेंस फिगर यहाँ पे ये नील आएगा। आया समझ में? ठीक है, ये नील आएगा। अब डेट ऑफ इक्वेशन क्या है बताओ? 1 अक्टूबर 2017। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। 6 मंथ्स 6 मंथ्स, 5,000 एंड 5,000। ये प्री, ये प्री और ये पोस्ट। क्लियर? इतना समझा? अदर रिजर्व है ही नहीं, तो सेकंड जो स्टेप आता है एनालिसिस ऑफ अदर रिजर्व यानी कि जनरल रिजर्व, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो डायरेक्टली अपन जाएंगे थर्ड स्टेप पे। एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। चार्ट फॉर्म अच्छा लग रहा है ना? बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल। 25,000। अदर अदर इक्विटी 5,000 प्री, 5,000 पोस्ट। सब में रिवैल्यूएशन वगैरह दिया है? नहीं। ठीक है, तो यही हमारा टोटल में चला जाएगा 30 एंड 5। इसमें कंपनी इसका नाम क्या है? पी एंड क्यू। तो पी का बैलेंस और एनसीआई कितना परसेंट है? 60-40, 18 और 12। यहाँ पे पी एनसीआई 3 एंड 2। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ही पीएनएल में ही डिवाइड हुआ है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद में अपना स्टार्ट होगा वैल्यूएशन वाला पार्ट। स्टेप 3, वैल्यूएशन। फर्स्ट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। एनसीआई का वैल्यू वो लोग ने दे दिया है 12,000। तो हम लोग को दो जो मेथड अपन अप्लाई करते हैं वो दो मेथड नहीं आएगा, एक ही आएगा। एनसीआई गिवन है। आया समझ में? अदरवाइज अपन वापस यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, फेयर वैल्यू या एनए वाला। तो एक ही अमाउंट का कॉलम आएगा। सबसे पहले एनए 30 कंपेयर्ड विथ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है? 21। और दूसरा एनसीआई ये गिवन है 12। ठीक है, जो डिविडेंड है वो सब्सिडियरी ने पेएबल करके बताया है। क्यों ने पेएबल करके बताया है? अभी तक उसे पे नहीं किया है ना। तो होल्डिंग के पास, पे के पास दो ऑप्शन है। या तो जब तक मिलेगा नहीं रिकॉर्ड ही मत करो। प्रूडेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? जब तक इनकम कंफर्म नहीं होगा रिकॉर्ड मत करो। तो अगर पी रिकॉर्ड नहीं करता है, क्योंकि डिविडेंड को जनरली रिसिट बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, जब भी मिलेगा तभी रिकॉर्ड कर।
या फिर रिकॉर्ड करना है तो जब तक एजीएम में अप्रूवल नहीं आएगा तब तक रिकॉर्ड मत करो, अप्रूवल के बाद रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये केस में वर्ड यूज किया है डिक्लेयर्ड, तो डिक्लेयर्ड बोला तो वो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन उसने रिकॉर्ड किया है क्या, नहीं किया, कैसे पता चला? पी के असेट में डिविडेंड रिसीवेबल आता ना, पी के असेट में डिविडेंड रिसीवेबल कहाँ दिया है? नहीं दिया है। इसका मतलब कि उसे डिविडेंड रिसीव्ड का अभी तक एंट्री पास नहीं किया, समझा? तो इसके लिए वो डिविडेंड प्री है या पोस्ट है वो सवाल अभी आता ही नहीं है। अगर वो मिला रहता और रिकॉर्ड किया रहता तो अपन चेक करते कि वो प्री है या पोस्ट है। क्लियर है? ठीक है। तो 21,000 आया। अब 3,000 अपने को मिलेगा गुडविल। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, 3 का सेकेंड पार्ट, एनसीआई। एनसीआई ऑन 1 अक्टूबर 17, 12,000 प्लस पोस्ट इक्वेशन शेयर 2,000, टोटल हो गया 14। यहाँ पे अभी ट्विस्ट है, इंड ऐसे बोलता है कि डिविडेंड में एनसीआई को जितना डिविडेंड मिलने वाला है वो दोनों को बैलेंस शीट में सेपरेटली शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो डिविडेंड 6,000 का है। ठीक है। 6,000 में एनसीआई को 40% मिलेगा, यानी कि 2,400 मिलेगा। तो अभी तक हमने क्या किया, वो जो डिविडेंड था ना उसको डिविडेंड के फॉर्म में रखा ही नहीं, हमने उसको पीएनएल में ऐड कर दिया, बराबर। और वो पीएनएल का एनालिसिस किया, और वही एनालिसिस वाला अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा। इसका मतलब कि डिविडेंड अलग से अभी है ही नहीं, वो अभी नेटवर्थ में ही इंक्लूड है, हमने उसको बैलेंस शीट से निकाल दिया है। तो अब ये जो बैलेंस शीट से हमने निकाल दिया है उसको वापस लेके आना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एनसीआई का जो शेयर है ना उतना ही लेके आना पड़ेगा। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, पहले 6,000 में पी और एनसीआई दोनों का डिविडेंड था 60-40 के रेशियो। हमने क्या किया, पूरा का पूरा 6,000 उसको पीएनएल में ऐड किया, वो 10,000 बन गया, और वो 10,000 का एनालिसिस में अपन नेटवर्थ में कवर कर लिया। इसका मतलब कि अभी बैलेंस शीट में डिविडेंड पेबल 6,000 है ही नहीं, वो नेटवर्थ में इंक्लूड हो चुका है। ठीक है। और वो हमने सब जगह पे डिवाइड कर दिया, पी का हिस्सा पी में गया, एनसीआई का हिस्सा एनसीआई में गया। अब पॉइंट ये है कि इंड ऐसे बोलता है कि जितना एनसीआई को डिविडेंड मिलने वाला है वो दोनों को लाइबिलिटी में अलग से शो करना पड़ेगा, यानी कि दोनों एनसीआई का अमाउंट एक्सक्लूडिंग डिविडेंड लिखोगे और नीचे अलग से लिखोगे डिविडेंड पेएबल टू एनसीआई। अब ये जो 14,000 है ये मुझे जरा सोच के बताओ, इसमें एनसीआई का डिविडेंड का हिस्सा भी आ चुका है क्या? आ चुका है, क्योंकि वो नेटवर्थ में इंक्लूड हो गया और नेटवर्थ का ही पार्ट ये है, यही अमाउंट हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो ये ऑलरेडी एनसीआई डिविडेंड इंक्लूड करके है, तो हम लोग को यहां से शेयर ऑफ डिविडेंड माइनस कर दो और उसको लाइबिलिटी में अलग से शो करो। शेयर ऑफ डिविडेंड 6,000 में 40%, 2,400, ये माइनस करो कितना आएगा, 11,600। तो हम लोग एनसीआई लिखेंगे 11,600, किसके नीचे, अदर इक्विटी के नीचे। और अदर करंट लाइबिलिटी में हम लोग लिखेंगे डिविडेंड पेएबल टू एनसीआई 2,400, यानी कि टोटल एनसीआई का अमाउंट 14,000 आने ही वाला है, लेकिन दो पार्ट में स्प्लिट होगा। हम लोग को ये सेपरेटली डिस्क्लोज करना है कि एनसीआई को डिविडेंड कितना पेएबल, समझा? क्लियर है? ओके। अब तीसरा, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पी लिमिटेड बताओ कितना है? 16। इस पे पोस्ट शेयर ये आएगा 3। प्री इक्वेशन डिविडेंड मिला ही नहीं है तो वो प्री इक्वेशन का सवाल ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं किया है। ठीक है। स्टॉक रिजर्व हमें दिया नहीं है तो 19।
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या क्या दिया है? पहला पीपी, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दोनों को ऐड करके 80। इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, उसकी जगह पे आएगा गुडविल, तो गुडविल 3। करंट असेट्स 20 + 14 34 टोटल। इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ पी का 60, अदर इक्विटी 19, एनसीआई 11,600 एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद में ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल 24 और अदर करंट लाइबिलिटी, उसके अंडर डिविडेंड पेबल टू एनसीआई 2,400। कितना? आया समझ में? यानी कि जब भी डिविडेंड पेबल लाइबिलिटी में दिया, तुम लोग को पहले उसको पीएनएल में ऐड करना है। वो जो पीएनएल आएगा उसका एनालिसिस करो, एनालिसिस ऑफ नेटवर्क तक सब कुछ नॉर्मल लेके आओ। गुडविल है, कैपिटल रिजर्व सेम वे, ठीक है। सिर्फ एनसीआई लेने के टाइम पे तुम लोग को पहले एनसीआई फाइंड करने का टोटल, और उसमें से डिविडेंड का जो हिस्सा है वो माइनस करके वो तुम लोग को लाइबिलिटी में अलग से शो करेगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का जो 3,600 का डिविडेंड पेएबल है वो ऑलरेडी हमने एच को दे दिया है। डिविडेंड पेएबल करके यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कैसे दे दिया? वो डिविडेंड पेएबल इसमें इंक्लूड है, उसी का ये हिस्सा 3,000 आया, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये जो भी अपन डिवाइड कर रहे हैं, वो डिवाइड करने में ऑटोमेटिकली जो डिविडेंड पेएबल है 3,600 वो आ चुका है। सिर्फ जो 2,400 था वो भी इस पे आ चुका था, वो आने के बाद हमने उसको एक्सक्लूड करके सेपरेटली शो किया। 3,600 का हमने एक्सक्लूड नहीं किया, यानी कि वो इंक्लूड हो चुका है। पता चला? तो वो अभी लाइब्रेरी में कंटिन्यू नहीं करेगा। बस ये एक ही नया पार्ट था, ये दोनों को पता रहना चाहिए। अदरवाइज ये सब तो लोग अगर नॉर्मल मेथड से करके आए तो ये भी एक लाइब्रेरी करके H+S करके आओ और पूरा गलत हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, चलो लिख लो।